नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। प्राइम टीवी के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्राइम डिबेट के इस कार्यक्रम में। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे प्रथम चरण के चुनाव का वक्त करीब आता जा रहा है, चुनावी माहौल दिलचस्प दौर में पहुंच रहा है। एक तरफ टीम मोदी की जनसभाओं का दौर तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन बढ़ते तापमान के साथ चुनावी माहौल को गर्माता जा रहा है। आपने देखा होगा मेरठ की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी को। दोस्तों, दरअसल इस सियासी रंग का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये वही जयंत चौधरी हैं जो कल तक केंद्र की मोदी सरकार की मजम्मत करते नहीं थकते थे, लेकिन कल हालात उलट था। प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के रोजगार, देश के विकास, नारी सम्मान, किसान हित, ईमानदार सरकार, भ्रष्टाचार पर वार के लिए 400 पार का नारा बुलंद करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं जयंत चौधरी मोदी सरकार की तारीफ में न केवल कसीदे पढ़ते नजर आए, बल्कि देश की बदहाली का ठीकरा अब तक की कांग्रेस सरकार पर फोड़ते नजर आए। अब चलिए इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इस मंच से खरगे, राहुल, सोनिया, केजरीवाल की पत्नी, हेमंत सोरेन की पत्नी, तेजस्वी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मोदी सरकार को विदा कर देश के लोकतंत्र की रक्षा की गुहार जनता से करते नजर आए। दोस्तों, सियासी माहौल है, लिहाजा सियासत के इन बयानों पर चर्चा करना तो बनता ही है। हाँ, एक और बात साफ कर दूं, इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी के इर्द गिर्द ही केंद्रित करने का भरसक प्रयास करती नजर आ रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कयास तो इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि परंपरा से अलग हटकर भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र का ही नाम बदलकर मोदी की गारंटी करने जा रही है। मतलब बिल्कुल साफ है, इस बार भी पिछले दो चुनावों की ही तरह देश में चुनावी माहौल प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही केंद्रित रहने वाला है। चुनावी बॉन्ड से लेकर कांग्रेस का खाता सीज किया जाना, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला विरोधी दलों के मंच पर तैरता नजर आ रहा है। दोस्तों, इस तरह के तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच सियासी घमासान दिलचस्प होता जा रहा है। चलिए अगले एक घंटे तक एक बेहतरीन पैनल के साथ हम इस तमाम मुद्दों पर एक गंभीर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सुन लेते हैं कुछ बड़े नेताओं के बयान, फिर चलेंगे चर्चा पर। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब जनसंघ के नाम पे थे, तब क्या करते थे? तब ये सरकारी नौकरी में जाने के लिए लोगों को कहते थे, ये कहते थे क्विट इंडिया आंदोलन में भाग मत लो, गांधी जी की आइडिया अच्छी नहीं है, ये कहते थे। ये नौकरियों में रहते थे, ये व्यापार करते थे और देश के लिए कभी नहीं लड़े। तो सुना आपने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जाहिर सी बात है, एक तरफ जहां 400 पार का नारा दिया जा रहा है, वहीं राहुल गांधी का यह दावा है कि 180 के पार भी एनडीए नहीं जाने वाला है। यानी कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनके साथ हम अगले एक घंटे तक चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा स्वागत करूँ अपने मेहमानों का। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रहेंगे जयप्रकाश जी, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे।
और इसके अलावे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह जी भी मौजूद रहेंगे। जैनेंद्र अर्कवंशी जी सुभाषपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो अगले 1 घंटे तक हम इस गंभीर मुद्दे पर और जो आम सभा चुनाव को लेकर सरगर्मी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों बड़े धड़ों की ओर से जारी है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरे तरफ टीम मोदी यानी एनडीए। सबसे पहले हम चलेंगे विवेक जी के पास। विवेक जी, पहला सवाल तो आप ही से बनता है साहब, जो 400 पार का नारा दिया गया है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिनाते भी हैं मन से। ईमानदार सरकार के लिए 405, युवाओं को रोजगार के लिए 405, किसान हित में 405, नारी शक्ति के लिए 400 पार। भाई, आपको लगता है कि इन दावों में दम है और जनता आपके साथ आएगी? देखिए संजय जी, आज़ादी के अमृत वर्ष में हमने अपनी पिछले 10 साल की सरकार में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लक्ष्य करके योजनाओं का निर्माण किया और किस तरह से विकास की किरण उसके आंगन तक पहुँचे इसका ध्यान रखा। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, जब हम पिछली बार सरकार बनाए हमने जनधन खाता योजना लाई। जो गरीब बैंक में पैर नहीं रख पाता था, जिसको मैनेजर देख करके बैंक में खाता खोलने से मना कर देता था, हमने वो व्यवस्था दी कि मैनेजर साहब ने बैंक के बाहर टेंट लगा करके उसका खाता खोला। पहला काम। उसी सरकार में हमने उज्ज्वला योजना लाई थी। जिस गैस कनेक्शन को कांग्रेस कितने वर्ष के शासन काल में सांसद की कूपन से मिल पाता था, वो हमने गरीबों को बाकायदा समारोह पूर्वक गैस कनेक्शन बांटे उज्ज्वला योजना में। आज स्थिति ये है कि हमारी गरीब माताएं बहनें गैस कनेक्शन का लाभ पा रही है और उनकी आंखों से लकड़ी के धुएं के आंसू आना बंद हुए। ये हमारे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के प्रति समर्पित योजनाएं थी। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, हमने रिकॉर्ड संख्या में लोगों को पक्के मकान मुहैया कराए हैं और उसका पैसा उनके खातों में भेजा है और वो दिख रहा है। गरीब के घर की बहु बेटियां खुले में शौच ना जाए, हमने शौचालय योजना लाई, पक्के शौचालय बनवा के दिए। 100% गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हमारी पिछली सरकार में पूरा हुआ। हर घर स्वच्छ जल की योजना पे हम काम कर रहे हैं। बहुत जगह पहुंच चुकी, बहुत जगह काम चल रहा है। इसी तरीके से शहरों में हमने स्मार्ट सिटी बनाने के उस पर काम किया। हमने कोई मोर्चा ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पे समाज का वो व्यक्ति, जहाँ तक तमाम सरकारों में विकास की किरण नहीं पहुँची वहाँ तक हमने विकास पहुँचाने का काम किया। और युवाओं के लिए मुद्रा योजना में हमने 41 करोड़ लोन बांटे। 41 करोड़ की संख्या में हमने मुद्रा योजना में लोन बांटे। इस तरह से हमने समाज के हर वर्ग को विकास से आच्छादित किया। ये तो रहा देश के अंदर का। देश के बाहर का सिनेरियो, जिस समय हमने देश की कमान संभाली थी जी, रक्षा बलों के हौसले किस तरह से थे। सिपाहियों के ऊपर पत्थर फेंकने की घटनाएं आम थी जम्मू कश्मीर में। उसके वीडियो देश में वायरल होते थे। कोई सिपाही फंस गया, उसको लोग पत्थर चला रहे हैं। हमने उस दृश्य को बदला। आज पत्थरबाजों की फौज कहीं दिखाई नहीं देती। जब हमने शासन संभाला था संजय जी, तो जम्मू कश्मीर तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश की कचहरियों में बम ब्लास्ट होती थी। घर से निकलने पे आप ये नहीं बता पाते थे अपने घर वालों को, संतावना नहीं दे पाते थे कि आप सुरक्षित लौटेंगे। हमने भारत के प्रत्येक नागरिक के परिवार को वो विश्वास दिया कि आज जो बेटा आपका कमाने जा रहा है शाम को सुरक्षित घर लौटेगा। सुरक्षा की पहली गारंटी दी। हमने आतंकवाद को जम्मू कश्मीर की सीमाओं में पिछली सरकार में समेटा और इस सरकार में उसको बॉर्डर पे ही दम तोड़ने के लिए मजबूर किया। हमारे सैनिकों ने बॉर्डर डाक करके पार करके आतंकवाद की कमर तोड़ी है। और आज हम सुरक्षित भारत, उस भारत में रह रहे हैं जिसमें G20 का
सम्मेलन हुआ, पूरी दुनिया के टॉप लीडर्स आपके दिल्ली नहीं पूरे देश के कोने कोने में, जम्मू कश्मीर तक में प्रतिनिधिमंडल गया। पहले चरण में जरा और लोगों को मेरी बात पूरी डाली, हमने भारत को उस सर्वोत्कर्ष पे पहुंचाया कि आज भारत का पासपोर्ट देख करके दुनिया सम्मान के साथ आपको रास्ता देती है। ठीक है। और हमने तमाम अवसरों पर साबित किया, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे इजराइल की समस्या हो, हमास की समस्या हो, हमने सब जगह से अपने भारतीयों को सुरक्षित निकाला। अपने ही देश के लोगों को नहीं निकाला, हमने अन्य देशों के भी लोगों को निकाला। चलिए भाई, आपके कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में पहले चरण में सबको शामिल कर ले विवेक। ठीक है, आप चलिए आपके विरोधी दल कांग्रेस के पास हम चल लेते हैं। जयप्रकाश जी, भाई राहुल गांधी कह रहे हैं 180 से पार नहीं जा पाएगी एनडीए, लेकिन विवेक जी तो साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि 400 पार तो होना ही है। अब देखिए संजय जी, ये तो स्वाभाविक है कि जब ये सत्ता में रहते हैं तो इंडिया साइनिंग या ऐसी समस्याओं से ये पीड़ित हो जाते हैं लोग, तो इनको कुछ हकीकत दिखती नहीं है, या दिखती भी है तो बताना नहीं चाहते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन ये है कि ये जाने अनजाने में खुद ही ऐसे मतलब लंबे अपने भाषण में इन्होंने हर वो पॉइंट बता दिया है जो इनका सबसे बड़ी वीकनेस है। तो अब स्वाभाविक है कि जो इन्होंने उपलब्धियां बताई है, अगर वो हकीकत है भारत की, तो भारत की आवाम का कौन सा हिस्सा, चूँकि इन्होंने किसानों की बात कर ली। अब ये बताइए कि भारत में किसानों से और भाजपा से क्या लेना देना रहा है। अगर एक तो पहले लोकतांत्रिक राष्ट्र है, अगर संवाद की प्रक्रिया पहले किसान आंदोलन में देखिए तो ये है कि साहब बात ही नहीं किए, मतलब सैकड़ों किसान शहीद हो गए। अभी दूसरी बार किसान जब हरियाणा बॉर्डर पे हैं तो वहाँ देखिए कील तक ठोकी जा रही है। मतलब ये मध्यकाल में भी हम लोग पढ़ते थे कि कोई सामंती राजा बड़ा क्रूएल था, तो उसने पता चला कि कीलें ठुकवा दी। और जब जो रामलीला मैदान या दिल्ली में अगर वो लोग किसी मैदान में आए भी तो वहाँ सीवर का पानी डाला गया। तो किसानों के जो हत्यारे हैं, मतलब जो कहिए कि जीप चढ़ा दिए, गाड़ी चढ़ा दिए, वो माननीय मंत्री बने, टिकट फिर दिया गया है। तो अब ये तो खैर इनकी संवेदना और इनके मतलब संवाद की प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ, लेकिन रियल में इस देश का किसान 27 रुपया प्रतिदिन कमाता है। इन्हीं के नीति आयोग का आंकड़ा है ना। और जिसे ये कह रहे हैं कि सम्मान निधि का नाम इन्होंने नहीं लिया, लेकिन बैंक खाते की बात की और ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र का बड़ा श्रेय लेते हैं। 17 रुपया प्रतिदिन है वो, उससे बड़ा असम्मान कुछ होगा। असम्मान इस संदर्भ में कि जो पूंजीपतियों को जो रुपया 16,80,000 करोड़ रुपया किसानों पे कुल कर्जा है, इनके वित्त राज्य मंत्री बताए हैं सदन में, औसतन 1 लाख आता है, वो माफ़ करने में समस्या है। वो माफ़ कर दें तो जो 2300 किसानों की प्रतिदिन भूमि जब जा रही है और भूमिहीन हो गए, दिहाड़ी मजदूर बन रहे हैं, वो प्रोसेस ब्लॉक होती। लेकिन माफ़ किसका करेंगे? बस ये है कि 100 परिवार का जीएसटी स्लैब कम करेंगे। वो पैसा हो क्या रहा है वो आपने देखा ही। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरह एयरपोर्ट को इंटरनेशनल घोषित किया कि इंटरनेशनल डांसर आए, 74 करोड़ का डांस, रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। ये तो मैं पढ़ते पढ़ते बड़ा हुआ, लेकिन मैंने पहली बार देखा कि भारत में बेरोजगार आत्महत्या कर रहा, किसान जो दम तोड़ रहा, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, और बांग्लादेश हमसे पीसीआई और एक्सपोर्ट तमाम चीज़ों में आगे चला गया है। खुद ये चिल्लाते हैं कि 80 करोड़ लोग को लाइन में लगे हुए हैं। तो जाहिर है गरीबी का ऐसा मजाक, और प्रधानमंत्री नियम शिथिल कर रहा हो। अरे साहब, आप बनारस के से चुनाव लड़ते हैं, पूर्वांचल में कहीं एयरपोर्ट बनवा देते, लेकिन वो बनाया गया इसलिए कि 74 करोड़ का डांस दिखाएंगे, हम अपमानित करेंगे, तुम्हारी ये औकात है। बाकी जो इंटरनेशनल बात इन्होंने हमारे मित्र ने कही, तो हमको लग रहा कि इनको इतना तो ज्ञान हो गई कि चीन में जो भी हमारी क्राइसिस हुई, बॉर्डर पे झड़प हुई, आज क्या हमारी सेना फिंगर पॉइंट तक जा पाती है? तो विदेश मंत्रालय सामरिक मसले पे ऐसी फालतू की बात न किया करे। दूसरी बात यह है कि इनके अरुणाचल के ही सांसद ने कहा कि 10 किलोमीटर भीतर घुस आई है चीन की सेना और वहां गांव बसा रही है। और अभी वांगचुक साहब इतने दिनों से हड़ताल पे हैं अरुणाचल में, अरे सारी लद्दाख में। उन्होंने तोड़ दिया। कभी नहीं, इनकी क्या संवेदना थी और किस मुद्दे पे थे? तो सामरिक स्तर पे अगर देखिए तो ये पूरी फेलियर पार्टी है। हाँ, ले दे के पाकिस्तान पे केंद्रित हो जाते हैं। पाकिस्तान से खतरा भारत को उतना नहीं है, क्योंकि आप तो निश्चित रूप से, हम पहले भी उसके 2 टुकड़े कर चुके हैं 71 में, और आपका इतिहास रहा है। आप उड़न खटोलवा से कौन आतंकवादी लेके गया था? भाई अटल जी थे तो कहाँ गए थे? आतंकवादी किसकी पार्टी थी? आप ही थे।
या जम्मू कश्मीर का आप बात कर रहे हैं, जो आतंकवादियों को छोड़ा गया था, आप समर्थन दे रहे थे तो बीजेपी माना सरकार ये को? जाए कि 180 के पार नहीं जाने का जो दावा कैसे राहुल गांधी आएंगे कर उसका रहे हैं, वो एक यही मिनट सब दीजिए, मैं मुद्दे बता होंगे। दूं। देखिए, जो इनके गठबंधन और हमारे गठबंधन बुनियादी फर्क है। एक चीज जान लीजिए, इनका दुर्भाग्य है कि ये जहां जहां 19 में रहे हैं, सेचुरेटेड रहे हैं। 6 छक्का ही तो मारेंगे आप एक ओवर में। आप जाहिर है गुजरात में, हिमाचल में, हरियाणा में या दिल्ली में, तमाम सूबों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में 1 या 2 सीट कम है, लगभग सेचुरेटेड है। नए फील्ड में जहां इनको जाना था, दक्षिण भारत से भगा दिए गए, खदेड़ा हो गया इनका। अब बाकी जो अरे भाई, इनका काफी भीड़ थी दूसरा क्षेत्र भी जनसभाओं है, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र में या फिर बिहार में, आप इन्हीं से पूछ लीजिए इनकी हैसियत। नहीं तो क्या चुनाव पाकिस्तान से जीत के आएंगे? चलिए, तो स्वाभाविक बात है कि और मानसिक संतुलन अगर खोया नहीं रहता तो ये रोज मुद्दे क्यों बदलते और फिर जूठन क्यों बटोरते? यहां तक वास्तविकता के बड़े नेता को तो छोड़िए, मतलब हारे हुए 22,000 वोट पा रहे हैं राजेश मिश्रा, वो भी लाओ, चूंकि बनारस में भी डर है साहब को। संजय कपूर या कोई तमाम नेता जो कभी चुनाव भी बड़े बढ़िया से नहीं जीते, उनको भी ले आओ। तो ये क्या बताता? आप किसके बूते पे 370? अगर आप कोरिया के ट्रैक पे चल रहे हैं कि सारे विपक्ष को ले लो, सीट ही जीत लो, चलिए, तो वो ठीक अलग बात है। वरना ये तो आप हम कहां आगे से सीट जीत रहे हैं? ये तो हम आगे सुनील जी से पूछेंगे कि रणनीतिक फेल्योर कहाँ से हो रही है और कौन ताकतवर है। सबसे पहले हम चलते हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, 2 नारे तैर रहे हैं। एक तो ये 400 पार, और राहुल गांधी का कहना है कि 180 से भी नीचे। समाजवादी पार्टी के साथ, चूंकि देश के सबसे बड़े सूबे से आप लोग साथ हो, क्या संदेश जाएगा? देखिए सर, प्रथम तो संजय भाई साहब आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निंदा करती है कि उन्होंने एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाया हुआ है। अब इस पे आपकी बात पे आते हैं। 2 बैठकें हुई या रैलियां हुई कह सकते हैं, इंडिया गठबंधन की और मोदी की। इंडिया गठबंधन इसलिए कर रहे हैं कि उस रैली में 26 दलों के लोग थे। मोदी की रैली इसलिए कह रहे हैं कि पूरे भाषण में मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी और किसी दल का नाम नहीं लिया, केवल मोदी मोदी नाम लिया। अंतिम में उन्होंने ये भी कहा कि आप घर घर जाइए और मोदी प्रणाम कहिए। तो ये जो हमारी रैली थी वो लोकतंत्र बचाओ रैली थी। इनकी रैली जो थी वो मोदी ब्रांड स्थापित करने की रैली थी। नरेंद्र मोदी की रैली आत्ममुग्धता, झूठ, अहंकार और सपनों से भरपूर थी। जो इंडिया गठबंधन की रैली थी उसमें जनता का दर्द बयां किया जा रहा था। मोदी अपने रैली में सपने दिखा रहे थे, तो इंडिया गठबंधन संवैधानिक संस्थाओं की गिरती हुई विश्वसनीयता पे चिंतित था। हम लोग इंडिया गठबंधन यथार्थ की बात कर रहा था, समूचे गठबंधन की बात कर रहा था। तो मोदी जी अपने पार्टी और एनडीए का नाम भी नहीं लेके केवल मोदी मोदी रट रहे थे। तो जो वो कहते हैं कि मैं अकेला सब पे भारी, तो वो बात चरित्रार्थ फिर मेरठ में हो गई। फिर इन्होंने कहा कि बड़ी भीड़ आई, तो भीड़ हमारी इंडिया गठबंधन के भीड़ अपने आप पहुंची थी। इसके लिए सरकारी अमला मुरादाबाद, बरेली से लगा हुआ था कि किसी तरीके से भीड़ पहुंचानी है। ये तो रैली का हाथ रहा। रैली में जो उन्होंने बोला केवल झूठ के सिवा कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि 45 मिनट तक भाषण दिए, 15 मिनट तक उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, खाली मोदी 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 कहते रहे। पहली बार जब उन्होंने कहा तो उन्होंने नौजवानों के अवसर की बात कही। अभी परसों ही ILO की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत के लगभग 30% स्नातक बेरोजगार हैं और PG लगभग 19% बेरोजगार हैं। महिला श्रम में भागीदारी केवल भारत में 25% है। तो ऐसे भी कह दिया। फिर दूसरा बड़ा मुद्दा बनाया गरीबी को। अब जरा गरीबी को कैसे परिभाषित करते हैं मोदी जी? कहते हैं शहर में जो 32 रुपए से अधिक खर्च कर लेता है एक दिन में और गांव में जो 27 रुपए से अधिक खर्च कर लेता है वह गरीब नहीं है। इससे बड़ा गरीबी का कोई भी मजाक नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ा, ऐसा लगा कि विश्व का सबसे बड़ा विश्व गुरु आ गया और भ्रष्टाचार अभी खत्म हो जाएगा, एक छड़ी चलेगी। भ्रष्टाचार पे लगातार बोला, नॉन स्टॉप। उन्होंने जेल और की बातें भी कह दिया जैसे वो अदालत हो, जबकि जेल भेजने का काम अदालत का है। अब जरा क्या भ्रष्टाचार सुन लीजिए। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं भारत में, सारे के सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के वैतरणी में जाके अपना
खेल खेल रहे हैं या पार कर चुके हैं वहां से। और जो दूसरे दलों के भ्रष्टाचारी थे, कोयला भ्रष्टाचारी नवीन जिंदल, उनके साथ हो गया। एविएशन घोटाला प्रफुल्ल पटेल इनके साथ चला गया। सिंचाई घोटाला करने वाले अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए। खनन घोटाला करने वाले जनार्दन रेड्डी, इनको टिकट मिल गया। सराधा स्कैम के शिवेंद्र अधिकारी सांसद बन गए। शारदा स्कैम के हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। आदर्श घोटाले के अशोक चौहान को राज्यसभा में भेज दिया गया। ये था जो वो लफेबाजी कर रहे थे। फिर उन्होंने सेना की बात किया। सेना की बात में ये नहीं बताया कि जो पुलवामा में हमारे शहीद हुए 2019 में, उनकी हत्या करने वालों का ये पता आज तक क्यों नहीं लगा पाए। आरडीएक्स कहां से आया क्यों नहीं पता लगा पाए। सेना का निजीकरण क्यों कर रहे हैं ये भी नहीं बता पाए वो। पहले तो सेना में सिपाहियों का निजीकरण कर दिया उन्होंने अग्निवीर योजना लागू करके, और अधिकारियों का निजीकरण करने की तैयारी है सैनिक स्कूलों का प्राइवेटकरण करके। तो ये सारी लफ्फेबाजी करके बेवकूफ बनाया। 370 पे जुमला फेंकना शुरू किया। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जाएगा रविंद्र जी की भ्रामक स्थिति रही रैली को लेकर के। चलिए अर्कवंशी जी, आप झूठ रहा एक आदमी रहा पूरी रैली में। ठीक है, पहले चरण में जैनेन्द्र जी को भी शामिल कर लेते हैं। जैनेन्द्र जी भाई, आपने भी मोदी की रैली में काफ़ी ताकत झोंकी। विरोधी दलों का आप आरोप सुन रहे थे, उन आरोपों पर क्या कहेंगे? तारीफ करना तो है नहीं, उनका काम है कि जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर लांछन लगाना, कीचड़ फेंकना। आप देखिए आज कौन नहीं है जेल में, ठीक, और कितने लोगों के ऊपर जांच की तलवार नहीं लटकी है, और कितने लोगों के खिलाफ जांच नहीं चल रही है। पूरे भारत के जितने टीमें हैं जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रही, वो सभी एक मंच पर थी रामलीला मैदान के अंदर। आपने ये तो देख ही लिया है, चाहे वो राहुल जी हों, सोनिया जी हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी जेल जा चुके हैं, उनके परिवार से लोग हों, चाहे सोरेन साहब हों, उनके परिवार से लोग थे वो जेल जा चुके हैं, चाहे टीएमसी के लोग थे वहां पे, या बाकी अन्य दलों के जो साउथ इंडिया के लोग थे के कविता चली गई हैं जेल में। तो बाकी आपने देखा ये उन लोगों का जमावड़ा था जिन्होंने इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को इतनी गहराई तक फैला दिया कि आज उसको काटते काटते लगभग 10 साल हो गए हैं, खत्म करते करते। जांचें अब भी चल रही हैं। क्या ये वही अरविंद केजरीवाल नहीं है जो 2011 से 13 तक चिल्लाते थे कि सोनिया जी को जेल में होना चाहिए, वो उद्योगपतियों की मित्र हैं, इनको शरद पवार जी को जेल में होना चाहिए, शिबू सोरेन जी को और उनके बेटे को जेल में होना चाहिए, सबको वो जेल भेज रहे थे। आज खुद जेल में है, उसी के हाट जेल में है जहां वो सबको भेजना चाहते थे। तो आप एक क्रोनोलॉजी समझिए कि ये लोग जनता के मुद्दों को लेके एक साथ नहीं आए, ये लोग एक साथ आए हैं इस वजह से कि अगर एक बार सत्ता में आ जाए तो अपने खिलाफ चलने वाली जांचों को रुकवा सकें या उनमें हेर फेर कर सकें, और किसी तरह से इस मोहपात जो एक मोदी जी ने फेंका हुआ है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उससे बाहर निकल सके। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, पिछले 10 साल के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। आपने कभी नहीं देखा होगा कि आज बच्चे आपको 10 से 15 योजनाएं अपने जुबान से ऐसे ही बता देंगे। क्या आपने इससे पहले के 60-65 साल में ऐसा देखा था कि किसी आम नागरिक को भी एक योजना का पता होता जो सरकारों द्वारा चलाई जा रही, चाहे बुजुर्गों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंधित। मैं सबसे बड़ी योजना बताना चाहूंगा जो इन सबके साथ जो हमारे भाई ने पहले ही बताई, बहुत सारी योजनाएं कि आज की डेट में जो एक आयुष्मान भारत के तहत बीमा दिया जा रहा है, उससे बहुत से परिवारों का जो मेडिकल पे खर्च होता था और या फिर मेडिकल पे खर्च नहीं कर पाते थे, स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च नहीं कर पाते थे, उन परिवारों को आर्थिक सहायता मिली है और उन परिवारों में स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर हुआ है। ठीक है, दूसरी योजनाओं का लाभ जाहिर सी बात है जनता को मिलता रहा है। बात हमारे भाई कर रहे थे जैनेन्द्र जी, पहले राउंड में मैं जरा सुनील जी को शामिल कर लूं, फिर चर्चा लूंगा। जहां तक किसानों की बात की जा रही थी कि किसान 27 रुपया कमाता है, इनसे पूछिएगा कांग्रेस ने
तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट क्यों लागू नहीं की थी? 2009 में आ गई थी, 2014 तक रिपोर्ट थी इनकी, वो क्यों लागू नहीं की गई थी? जिसमें ये बोला गया था कि गरीबी के आंकड़े काउंट करने के तरीके आप बदलिए। तो ठीक है। इनसे पूछा जाना चाहिए। जयप्रकाश जी से मैं सवाल का जवाब ले लूंगा। ये जो बता रहे हैं वो एक एवरेज बता रहे हैं, मैं उसके अलावा बता देता हूँ 6,000 रुपए उन्हें सालाना सरकार की तरफ से दिया जा रहा है सभी लगभग किसानों को जो गरीबी रेखा या बाकी अन्य चीजों के दायरे में आते हैं, जिनके 3 बीघा से कम जमीन है, उन सभी किसानों को 6,000 रुपया दिया जा रहा है, अन्न दिया जा रहा है। तो आप केवल 27 रुपया ना माने इसको, 27 रुपया तो ये 6,017 रुपया प्रतिदिन होता है भाई, वही मैं बताया था। किसान अपमान निधि 6,000 का, अरे थोड़ी अर्थशास्त्र पढ़ लो भाई। उत्तर प्रदेश के अंदर 6,000 एनुअल का 17 रुपया दैनिक होता है। मिनरल वाटर 20 रुपया का आता है। मित्र देखिए, मैंने बीच में नहीं बोला था आपके, आप सुनिए तो सही। ठीक है, हाँ 5 सेकंड सुन लीजिए। तो जयंत जी, पहले चरण में जरा मैं सुनील जी को भी जोड़ लूं, फिर हम लोग मुद्दों पर चलेंगे। ये बोलते हैं 2014, 17, 19, 22 में उत्तर प्रदेश से बाहर रखा, 2014 और 2019 में पूरे देश से बाहर रखा, सत्ता के बाहर रखा इन लोगों को। ठीक तो है, वो ठीक जानते है। हैं कि यानी कुल मिलाकर के 400 पार के नारा के साथ आप तो हैं। अरे यार, भाजपा सुनील जी, बैठा काहे लेवल से आपसे सवाल है जी। सबसे पहले तो ये कि सियासतदानों का ये चरित्र क्या है? यही जयनंद जी की पार्टी थी, एक समय था समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी थी और केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर मजम्मत करी होगी, आपने भी सुना होगा, क्योंकि भाई सियासत में आपसे बेहतर पकड़ किसकी होगी। दूसरा, कल जयंत चौधरी को भी हम सुन रहे थे, जिसका जिक्र मैंने अपने शुरुआती दौर में किया था। वो अब मोदी सरकार के कसीदे पढ़ रहे हैं। एक वक्त था जब अखिलेश यादव के मन साझा करते थे और महाभ्रष्ट सरकार घोषित कर रहे थे। ये 2 सवाल तो मेरे तरफ से है। बाकी ये जो 400 पार का नारा और 180 के नीचे रहने का दावा, इस पर मैं चाहूँगा कि पहले चरण के चर्चा पर आप प्रकाश डालें। संजय जी, न तुम बदले, न हम बदले, न तन बदले, न मन बदले, हुए हालात अब ऐसे कि तुम बदले कि हम बदले। आज विपक्ष ऐसी स्थितियों से गुजर रहा है कि कल तक एक दूसरे गाली देते थे, और आप सही कह रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं संजय जी, आपका अनुभव पुराना है कि राजनीति में कोई धर्म नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। कुछ चंद ऐसे नेता हैं जो केवल कुर्सी के लिए ही अपना राजनीतिक जीवन शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं। मैं थोड़ा सा रैली पे आना चाह रहा हूँ जी। हमारे बड़े भाई पांडे जी और आरपी सिंह जी दोनों लोग कसीदे कर रहे थे रैलियों को लेकर के। मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूँ कि जो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली थी, उसमें लोग जनता का रोना नहीं, अपना रोना रो रहे थे। कोई कह रहा था कि मेरी माँ के साथ ऐसा किया गया, कोई कह रहा था मेरे पति के साथ ऐसा किया गया, कोई वरिष्ठ नेता कह रहा था कि मेरे बाप को जेल में डाल दिया गया, कोई कह रहा था कि मेरे साथ ऐसा किया गया। अरे मान्यवर, एक बार उस मंच से कहते कि हे देशवासियों, तुम्हारे साथ क्या अत्याचार हुआ है, वो मैं बता रहा हूँ। महंगाई चरम सीमा पे है, मैं हमेशा आपके लिए रोड पर खड़ा रहा हूँ। कहते एक बार इसलिए आप आए नहीं रोड के ऊपर। दूध पर, आटे पर जीएसटी लग गई, विपक्ष कहीं दिखाई पड़ा हो बता दीजिए हम। आप मोदी 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 चिल्लाते संजय जी, किसी का आप नाम लेना शुरू कर दीजिए, वो अपने आप हाईलाइट हो जाता है। मैं छोटा सा पूर्व उदाहरण देना चाह रहा हूँ। स्वर्गीय अटल बिहारी जी से पत्रकारों ने पूछा लखनऊ, जिसमें मैं भी मौजूद था जी, कि अटल जी, कल्याण सिंह जी बहुता के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने बड़े प्यास मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे आज भी याद है, कि बच्चा है, थोड़ा भटक गया है। क्योंकि मीडिया के लोग चाहते थे ना कुछ ही बोले कुछ बोले, मसाला मिले, कुछ उधर से बोला जाए। तो आपको भी इन सब मुद्दों पे ध्यान रखना चाहिए था कि आप अपने मुद्दे तो किनारे, जनता बैठी, जनता कहाँ सुनेगी? जेल में क्यों पड़े हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट मोदी जी का है? लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति समझता है कि न्यायालय से जो न्याय होगा वो अच्छा होगा, बेहतर होगा। और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारा न्यायालय सर्वोच्च है। जो भी निर्णय न्यायालय के आए हैं, चाहे राम मंदिर पे आए हों या अन्य आए हैं, ऐतिहासिक आए हैं, और ऐसे आए कि दोनों पक्षों को मानना पड़ा। आपको सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है। और इस रैली में जितने भी लोग दिखाई पड़े, सारे अपने पीड़ित लोग हैं और सारे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की चर्चा करते नजर आए। अगर ना आए हो राजा जी, संजय जी बताइए। बिल्कुल सही बात है। आपने जनता के लिए क्या किया? हमारे पांडे जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं बड़े भाई हैं हमारे। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, किसानों की आप चर्चा करते हो तो मुझे बेहद कष्ट होता है।
कांग्रेस ने 5,000 रुपए के लगान के लिए, सिंचाई के लिए 15 दिन किसानों को जेल में डाला है। संजय जी, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं कि जिस समय इनके कार्यकाल में अमीन, एसडीएम छोड़ दिए, अमीन गांव पहुंचता था तो आधे किसान घर छोड़ भाग जाते थे, तब मकान कच्चे होते थे। मैंने वो दौर भी देखा अपने जीवन में। और 15 दिन उनको या उनके जानवरों को उठा करके कानी हौज में बंद कर दिया जाता था। 15 दिन किसान 5,000 रुपए में एसडीएम जेल काटता था। ये मामला तब तक चलता रहा। मुलायम सिंह की गवर्नमेंट भी ऐसा हुआ, आरपीसी जी बैठे हुए हैं। मैंने अपने अखबार के माध्यम से और पत्रों के माध्यम से सरकार को आगाह किया इस बात के लिए 5,000 रुपए किसान जेल में डाला जा रहा है। और श्यामलाल जी विधायक थे सपा के, उन्होंने व्यक्तिगत बुलाया और हमको हड़काया भी। हमने कहा सत्य है, सत्य ही कहूंगा नेताजी ने। मैं उन्हें नमन कर रहा हूं। नेताजी ने छोटे से अखबार की खबर को संज्ञान में लिया और 5,000 व्यवस्था थी किसानों की खत्म कर दी उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किसानों क्या चर्चा करते हैं संजय जी? इस देश में आप बताइए कि एक दुकानदार दुकान खोलता है और अगले साल कार्ड चलता है। हमारा किसान इसी मिट्टी में पैदा होता है, 70 सालों से मिट्टी में ही खत्म होता है। मैं बड़े किसानों की बात नहीं कर रहा हूं, उनके पास जिनकी आप चर्चा बार्डर कर रहे हैं। जरा उस किसान के बारे में पूछिए जिसके खेत में जब ओले पड़ जाते हैं, उसके सीने पे ओले पड़ते हैं और देख करके उसको हार्ट अटैक हो जाता है। उस किसान के बारे में सोचिए जिसके पास ईश्वर ने बहुत दिया, उसकी नहीं, उसकी फिक्र आपको है। लेकिन जिसके पास मध्यम किसान लोग, किसान जिसके पास 4 बीघा जमीन है, आप उसके बारे में सोचिए। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि किसान डेवढ़ी पिलाता था। आपने शायद संजय जी देखा हो पहले कि जब बीज नहीं होता था, जो साहूकार होते थे, उस डेवढ़ी पिलाता था बीज। और उसके बाद जब फसल तैयार होती थी, पत्थर पड़ गया तो मर गया बेचारा। और अगर नहीं पड़ा सौभाग्य से तो आधे ज्यादा साहूकार ले लेता था। क्या बचता था किसान को? आज 6,000 की आप चर्चा करो, 6,000 रुपया किसान के लिए बहुत है। कम से कम उसको साहूकारों के चंगुल से तो मुक्त हुआ, कर्ज तो नहीं लेना पड़ रहा। दूसरी बात, सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं, मैं उनकी कितनी तारीफ करूं, कम नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार ब्यूरोक्रेट्स के अंडर में फंस गई है। मैं उत्तर प्रदेश बात कर रहा हूं, अब चर्चा नहीं करनी थी संजय जी, मुझे करना पड़ रहा है कि कृषि विभाग एक ऐसा विभाग है, कृषि यंत्रों में घोटाले, उसके बाद फसल बीमा में घोटाले, डीबीटी में घोटाले, जिसकी चर्चा विवेक जी बैठे हुए हैं, बेबाक इन्होंने किया, मैंने भी किया। आज मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है कि जो कृषि यंत्र मिलेंगे वो आपको लाठी सिस्टम से मिलेंगे। नहीं तो डीएम सांसद जो चाहते थे, सब सरकारों में अपने चाहतों को दे देते थे, किसान पाता नहीं था। लेकिन विवेक जी को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं, आप चैनल से हमारे कंधे में कंधा मिलाया। आज सब्सिडी काट करके किसानों को सामान मिल रहा है। नहीं तो सब्सिडी के नाम पे कृषि विभाग में जो घोटाले होते थे, कारण कि ब्यूरोक्रेट्स। और एक मैं और निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं, जो हमारे प्रमुख सचिव इस समय हैं देवेश चतुर्वेदी जी, वो सबसे बात घोटालेबाज हैं। 200 करोड़ घोटाला विवेक जी के सामने 3 चैनलों पर उठाया गया, 2-3 चैनलों पे, और आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये कहीं न कहीं सरकार ये भी ब्यूरोक्रेट्स चक्कर में फंसी हुई है। बाकी किसानों के लिए जो कर रही है वो किसान देख रहा है और काफी उसको राहत मिल रही है। ठीक है, चलते हैं जयप्रकाश जी। अब दूसरे चरण में पहला सवाल तो मैं आपसे ही करूंगा। अमूमन ऐसा देखा है हमने, और सुनील जी ने भी देखा है, कि जो विरोधी दल होते हैं वो चुनाव के लिए ट्रेंड सेट करते हैं, मुद्दे तय करते हैं, मुद्दे उनके होते हैं। यहाँ तो उल्टा नज़र आ रहा है भाई। आप लोगों ने, जैसा कि सुनील जी ने कहा, कि आप लोगों ने इतना नाम ले लिया मोदी मोदी कि आज हर तरफ मोदी मोदी ही होने लगा। भाई अपनी बात रखने की बजाय आप दूसरे पर आरोप लगाने में ज़्यादा समय गंवा रहे हैं। नहीं, वो निश्चित रूप से रविंदर भाई मिनट का आंकड़ा दिए थे। और एक मनोवैज्ञानिक रोग तो हम लोगों ने पढ़ा सुना, अब भी जानते, आत्मरति का रोग हो जाता है। तो भारत में क्या दुनिया में कोई ऐसा नेता हुआ ही नहीं। आप पूरे भाषण में जो व्यक्ति खुद मोदी है, इस देश में बड़े लीडर हुए, इंदिरा जी हुई, नेहरू हुए, तमाम मतलब क्षेत्रीय स्तर पे करुणानिधि जी, ज्योति बसु, मुख्यमंत्री स्तर के बड़े लोकप्रिय लोग रहे। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं पूरे दुनिया में। हिटलर भी इतनी बार नहीं कहता था। लेकिन ये है कि मोदी गारंटी ये कह रहे थे कि सब वहाँ पीड़ित लोग अपने बारे में कह रहे थे। क्या नहीं कहा? हाँ, बात सही कह रहे हैं। तो वहाँ भाई जयप्रकाश, इसमें तो हकीकत है ना, कांग्रेस के जितने नेता बोले, हाँ, सब पीड़ित थे। तो वो उन्हें क्या कहेंगे, कौन मनोरोग से पीड़ित है? कि केवल मोदी के लिए प्रणाम करो। मोदी गारंटी क्या होती भाई? वो भारत की गारंटी हो, भाजपा की हो, आपकी आइडियोलॉजी की हो। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जो जिन लोगों को भेजा गया है, मेरा सवाल जयप्रकाश जी ये नहीं है। हम कह रहे हैं कि भाई मुद्दा बीजेपी अपने ढंग से तय करेगी। वो मोदी की गारंटी बोले, वो आडवाणी की गारंटी बोले, ये उनका इशू है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप लोग क्यों नहीं मुद्दा तो विपक्ष ही सेट कर रहा है, क्योंकि वो तो मुद्दे से विभ्रम की स्थिति में है। क्योंकि उनके अगर पिछले 10-20 दिनों का देख लीजिए स्थिति, तो मोदी जी एक जगह स्थिर ही नहीं है।
का मतलब उनके एक अभी तक तो उन्होंने एक एजेंडा ही नहीं घोषित किया। अब विपक्ष तो वही बातें कह रहा कि संवैधानिक संस्थाएं खतरे में और सामाजिक न्याय की विरासत खतरे में है, संविधान बदला जाएगा। उनके नीति आयोग के सदस्य और आरएसएस के, इनके सोशल मीडिया के लोग, तमाम लोग उस पर कह ही रहे हैं 400 इसलिए नहीं पाया जाना, 400 मिलना ही नहीं है। हाँ, ईवीएम सेट करके पा जाए अलग बात है, तो भी वो किस लिए पाया जाना है? क्योंकि 2/3 बहुमत से संविधान खत्म किया जाएगा, और वो आज से थोड़ी है। जब संविधान लागू हुआ था तो ऑर्गेनाइजर आरएसएस या कहिए कि इनके सारे हिंदू संगठनों ने यही कहा था कि ये संविधान हमें स्वीकार्य नहीं, अंग्रेजों की गुलामी से उतना ज्यादा खतरा नहीं था जितना इस बाबा साहब के संविधान का। करपात्री जी यही कहे थे, तो वो बदलने का इनका सपना पूरा होना है। क्योंकि दलितों के प्रति केवल राष्ट्रपति का अपमान नहीं किया गया। अगर आज एनसीआरबी का आंकड़ा हमारा नहीं है ना, भारत में दलितों पे अगर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है और राज्य प्रायोजित होता है तो वो भाजपा के शासन में ही होता है। महिलाओं की आधी आबादी पे आप देख लीजिए, तो स्वाभाविक सी चीज है। अब जो हमारे मित्र आंकड़े दे रहे थे तो ये मुझे बड़ा हास्यास्पद है। ये कह रहे थे मैं बता रहा हूँ, 5,000 रुपए के लिए मैं कैसे, सुन लीजिए, तो दुनिया देख रही है। ये 6,000 रुपया कह रहे थे, ये तो इतिहास में 17 रुपया प्रतिदिन, बड़े सम्मान की बात है। तो इनको शायद ये नहीं मालूम है कि वो किसान भी, हमें लग रहा है, आत्म सुख के लिए मरते हैं क्या? किसान आत्महत्या का दर, दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या और छात्रों की, अब पिछले 2014 के पहले का निकाल लीजिए, आज का निकाल लीजिए, तो आपको पता चल जाए। जहां 1 लाख, ये खुद सूदखोरों की बात मैं कर ही नहीं रहा, सार्वजनिक सेक्टर का, जो इनके वित्त राज्य मंत्री ने कहा हर किसान पे औसतन 1 लाख रुपया कर्ज है, वो माफ नहीं होगा, लेकिन 2 परिवारों का माफ हो जाएगा। जयप्रकाश जी, जरा मैं डिबेट पर लौटा हूँ। मेरा सिंपल ये कहना है कि सुनील जी के जो कहने का अर्थ ये था कि भाई केजरीवाल जी को जेल हुआ है, ठीक है, वो अदालत का फैसला है, अदालत उस पर फैसला देगा, जनता से क्या सरोकार है। जनता तो ये चाहती है ना कि अगर इंडिया गठबंधन एनडीए के खिलाफ एक मोर्चे के रूप में खड़ा है तो वो जनता के लिए क्या कुछ लेकर के आया है। हेमंत सोरेन जेल में, ठीक है, वो अदालत ने फैसला दिया है, अदालत देगा, लेकिन पूरे मंच में मैं स्वाभाविक है उस तरह से जेल में, तो जो चुनावी बांड में जो जिसके गवाही पे केजरीवाल जेल में है, उसी आदमी के फंड मतलब चुनावी बांड में है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी सत्ता है, आप चाहे जिसको जेल में डाल दीजिए। और ये इस एक्ट आप डालिए ना, आईपीसी एक्ट के तहत 24 घंटे में जमानत होगी। स्वाभाविक सी चीज है कि आप राजनीतिक विद्वेष से जब मंच पे आते हैं, जब मंच पे कहते हैं कि अजीत पवार जेल में होगा अगले तो अब स्वाभाविक सी बात है कि उनका जो आरोप था, उनपे जो अभियोग प्रधानमंत्री जी लगाते थे, वो क्या हुआ, वो कैसे धुल जाता, वो कैसे सत्ता में चले। चलिए, सवाल तो यही है ना कि आप लोग क्यों नहीं अदालत जाते हैं भाई, ऐसे लोगों को लेकर के मुझे समझ में नहीं आता है। करना चाहता, सबकी लिस्ट बताई रविंद्र भाई, जैनेन्द्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सारी लिस्ट जो है अगर आप देखिए तो उनपे आरोप, यही ईडी ने प्रेशर क्रिएट किया और उनपे अभियोग थे, प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से कहा, तो आखिर वो भाजपा में आ गए तो कहां गई जांच? प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी हर मंच से कहती है कि भाई ऐसे लोगों के खिलाफ आप अदालत जाइए। भैया तो करो ना, मुख्यमंत्री जवाब दे दीजिए भाई, बनाए हो महाराष्ट्र का। चलिए विवेक जी जवाब दे दीजिए। देखिए संजय जी, मैं जयप्रकाश जी को भी सुना, रविंद्र जी को भी सुना। इन्होंने चीन विवाद की बात की। जब डोकलाम में विवाद हो रहा था तो इनके युवराज चाइनीज एम्बेसी में थे। पहले कह नहीं थे, जब वीडियो वायरल हो गया तो उसको स्वीकार किए के हाथ थे। अब ऐसे पार्टी से हम किस तरह के डोकलाम बार 100 अरब का घाटा, व्यापार घाटा मोदी जी के सौजन्य से हो गया। 62 के बाद इंदिरा जी ने 1 रुपए का व्यापार नहीं किया। ये सब बात मत करिए। आपने बोला, मैं बता तो रहा हूँ, ये कौन सी 100 अरब डॉलर दे आए मोदी जी, और प्रधानमंत्री केयर फंड में चंदा लिए बैठे हैं आप। जांच जब आएगी सरकार करेंगे, हम बताएंगे। जयप्रकाश जी, हाँ 1 मिनट पहले बोल लेने दीजिए उनको। हाँ, आप कहते हैं लोकतंत्र बचाओ की, सारे भ्रष्टाचारियों को लेके खड़े हैं मंच पे, कह रहे सारे भ्रष्टाचारी तो भाजपा पदाधिकारी बने बैठे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे पदाधिकारी भ्रष्टाचारी हैं तो विपक्ष मर गया है भाई। आप अदालत दरवाजा खटखटाइए। हमने भी 2G स्पेक्ट्रम कोयला घोटाले के खिलाफ क्या हुआ? सुनिए, आपको माफी मांगनी पड़ी, नहीं मिला। अरे आपका आज सुपारी लेके बैठे 2G स्पेक्ट्रम का नाम ले रहे हैं, जो न्यायालय ने खारिज कर दिया और नैतिक रूप से हार गए। एक एक करके रविंद्र जी के पास भी चलना है जरा। राफेल विवाद में सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, क्षमा मांग के लौटे युवराज आपके।
तो आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जितने नेताओं का नाम रविंद्र जी ने बताया है, अगर विपक्ष मरा नहीं है तो इनके खिलाफ जाए, अदालत दरवाजा खटखटाए। आप या तो आपका क्या है? आप भ्रष्टाचारी को लेंगे? आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारी जेल में डालेंगे, गले लगाएंगे? प्रधानमंत्री कहे मंच के आरोप प्रत्यारोप अलग होते हैं। अगर उसके बाद वो इसका मतलब कि जिसको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं उसको गले लगाने वाले, वो मंच की बात जुमला है और रियल में अलग है। तो मोदी गारंटी भी जुमला है। भाई मेरी बात सुन, विवेक जी को बोलने दीजिए, फिर चलेंगे वहाँ आप रविंद्र जी के पास। महिलाओं की बात की, कर्नाटक में दलित महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया, तब कांग्रेस की आत्मा क्यों नहीं जागी? जब आप बिहार में सरकार में थे, 1500 रुपए के लिए महादलित महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया, तब आपकी आत्मा नहीं जागी। ये आत्मा कहीं कहीं जागती है क्या? तो ये जो सिलेक्टेड आत्मा जागती है, ये सिलेक्टेड पार्टी प्रायोजित, सुनिए, सिलेक्टेड पार्टीज का जमाना अब लग चुका है। मैं जानता हूं कि आप सबसे बुजुर्ग पार्टी के प्रवक्ता हैं, 140 साल आपकी पार्टी की उम्र हो चुकी है, आप रंगों खेल के आए हैं। हमारे यहाँ जब बुजुर्गों की शव यात्रा निकलती तो उन पर भी रंग उड़ाया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि आपकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो परेशान न होइए, आपका अंतिम समय चल रहा है, हमारी शुभकामनाएं। आप उत्तर प्रदेश की विधान परिषद से शून्य हो चुके हैं, विधानसभा में 2 उठ चुके हैं, कंधा भी नहीं पूरा हो पाएगा आपको। और लोकसभा में लोकसभा में आप भगोड़ा हो चुके हैं उत्तर प्रदेश से, 1 सीट तो भी आपकी सोनिया जी छोड़ के भाग चुकी है। तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश भगोड़ी है। आपका पूरा इतिहास ही 2 सीट का रहा है। आप कब की पार्टी वक्त कम है ना, सबकी बात पे चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे 2 पे। और आपका तो इतिहास ही वही रहा है। हमने एक की जो बॉन्डिंग हमारी है, 1-11 की है। हमने अगर ओम प्रकाश राजभर जी को जोड़ा एनडीए में, तो वो आपके माफिया को मसीहा बताया, हम उनको बधाई देते हैं कि वो आदमी कम से कम आपकी बॉन्डिंग पे सही जगह की। हाँ, ठीक है, उसमें साहस है। मेरी बात सुनिए विवेक जी, जल्दी दूसरे लोगों के पास। हम एनडीए 400 पार और भाजपा 370, हमने जो काम किया अपने काम के दम पे मांग रहे हैं। आप दिल्ली के रामलीला में खड़ा होकर के विधवा विलाप कर रहे हैं, इनके पति को जेल भेज दिया, इनकी मदद करिए, इनके पति को जेल भेज दिया। अरे देश आपका विधवा विलाप सुनना चाहता है या देश आपके लिए आपसे एजेंडा चाहता है देश के प्रगति का? आप देश को कोई रोड मैप देने में निष्फल रहे हैं, आप असफल हैं। आपका इंडिया गठबंधन फेल हो चुका है, हर मोर्चे पे आप फेल हैं। आप देश को कोई दिशा देने की स्थिति में नहीं है। आपका इंडिया गठबंधन सिरे से नकारा जा चुका है। ठीक है, रविंद्र जी के पास चलते हैं। आपके गठबंधन के मजबूत भाई विवेक जी का जवाब दे दीजिए। भाई जनता विधवा विलाप नहीं चाहती है, इसीलिए तो परेशान। विधवा विलाप सुनने के लिए देश नहीं बैठा है। ठीक है रविंद्र जी कर लीजिए। विवेक दर्शक दीर्घ नजर आए, जरा रविंद्र जी का सुन लें। भाई आपने जो आरोप लगाया विपक्षी दलों पे, हाँ बताएं। पहले तो इस शब्द पे आपत्ति है, विधवा विलाप। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की मानसिकता है कि महिलाओं को कितना सम्मान करते हैं। अब आते हैं, महिलाओं की बात कर रहे थे, एक बात इन्होंने कई बार कहते हैं, आपने भी उसमें कहा कि अपराध के खिलाफ विपक्ष क्यों नहीं जाता अदालत में। तो भारतीय जो कानून बना हुआ है, अपराध के खिलाफ राज्य जाती है, अपराध के खिलाफ राज्य एफआईआर कराती है, अपराध के खिलाफ ही राज्य मुकदमा लड़ती है अदालत में। जो अपराध हुए हैं उसके खिलाफ राज्य को अपराध में जाना है, विपक्ष को नहीं जाना है। ये भारत का कानून है। अब जिसको नहीं समझ में आता है वो विधवा विलाप जैसे शब्द का प्रयोग करेगा। जरा महिलाओं के लिए इन्होंने कर लिया। इनके सांसद ने बताया कि 13 लाख महिलाएं 2 साल में गायब हो गई, जिससे बच्चियां भी हैं। कहाँ है उनका डाटा? कितनी बरामद हुई उस 13 लाख में से? फिर मणिपुर में क्या हुआ? फिर इनके वहां जो 51 बलात्कारी हैं उनके साथ इन लोगों ने क्या कर लिया? मुकदमे वापस ले लिए। यही था, यही है विधवा विलाप, इसी को कहा जाता है। फिर दूसरी बात आई है कि अगर महिलाओं के लिए इन्होंने, मोदी जी ने बहुत कहा कि स्वयं सहायता समूह बना दिए, एमएसएमई बना दिए। एमएसएमई में जो महिलाओं का प्रतिभाग है केवल 2% है बस। क्या क्या महिलाओं के लिए? फिर एक आभासी बिल बनाया था इन्होंने, नारी वंदन बिल। जरा ये मोदी जी बता दें किसी भी मंच पे खड़े होके कि जो ये लोकसभा चुनाव हो रहा है 554 सीट में से कितनी महिलाओं को दिया है? क्यों नहीं 33% सीटें महिलाओं को अभी बार देके उन्हें नारी वंदन बिल का अभी से शुभारंभ कर दिया। आभासी बनाया था वो तो होगा 1947 में, तब देखा जाएगा। सॉरी 2047 में। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी बताएं, नारी वंदन बिल का ये जो मृतृष्णा दिखाया था उसमें कितना नारियों को दे दिया। अब ये बताते हैं कि हम चुनाव जीतते हैं
इसलिए हमारे सारे पाप माफ हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो 9 राज्य में ही क्यों चुनाव जीते हैं? ठीक है, आप जीत गए और सब जानते हैं कि आपकी सरकार है यहाँ पे, तो आपने जिसको नेता चुना था वो प्रधानमंत्री बना, उसने कह दिया लोकसभा में एक अकेला सब पर भारी। तो ना भारतीय जनता पार्टी है, ना एनडीए है, ना उनके साथ कुछ भी है। तो इसी ने इंडिया गठबंधन को आगे कर दिया, जिसका नाम भी आप लोग नहीं ले पाते हैं। ऐसा मोदी जी ने सब जीत को उमेड़ दिया है कि नाम भी लेने में समर्थ नहीं है। इसको मानसिक गुलामी कहते हैं। तो मानसिक गुलाम बना दिया कि किसी एक गठबंधन का नाम भी ना ले पाओ। और रही बात इंडिया गठबंधन की, किसी भी परिस्थितियों में इंडिया गठबंधन से अगर मोदी जी घबराए ना होते तो नवंबर से लेकर अपने ऑफिस में नहीं बैठे हुए। चलिए आप इंडिया गठबंधन का प्रभाव, इंडी गठबंधन का पूरा नाम बताइए ना क्या है? आप एनडीए का नाम बताइए पूरा क्या है? अरे भाई हम तो सब जानते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक का नाम बताइए। अरे आप बताइए ना एनडीए का क्या है? ठीक है, सामान्य ज्ञान की परीक्षा नहीं है। जैनेंद्र जी, हम तो कह रहे हैं भाई रविंद्र जी ने आरोप लगाया आप लोग मानसिक रूप से गुलाम हो गए। जैनेंद्र को जरा जोड़ लेते हैं। तो मानसिक बीमारी ठीक है, जैनेंद्र को जोड़ लेते हैं। जैनेंद्र जी, विवेक रविंद्र जी को सुना आपने, वो बोल रहे हैं कि जितने भी एनडीए के पार्टनर हैं वो सब मानसिक गुलाम हो चुके हैं। आपने भी मोदी जी को समर्पित कर दिया है खुद को। जैनेंद्र जी, आवाज आ रही है? जैनेंद्र जी तक आवाज आ रही है? चलिए, जैनेंद्र जी अभी हमसे दूर हैं। सुनील जी, भाई जाहिर सी बात है, हर एक सियासी दल होता है, हर एक सियासी दल की अपनी रणनीति होती है, लेकिन आपको भी ये कमी तो खल रही होगी कि हर बार ये होता था कि विपक्षी दल मुद्दा सेट करते थे, उस पर तमाम चीज़ें होती थी। इस बार विपक्षी दलों के पास कोई बड़ा मुद्दा ऐसा मन से नज़र नहीं आ रहा है, केवल मोदी की आलोचना, मोदी की समालोचना, यही सब देखने को मिल रहा है। संजय जी, हमको तो लगता है मोदी जी को इतने बड़े नेता विपक्ष नहीं बना दिया। इतने बड़े नेता नहीं थे जितने दिन चर्चा। मैंने अभी पूर्व में कहा था, जिसकी आप चर्चा ज्यादा करते हो वो उतने ज्यादा बढ़ता है। बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा था मैं कि अगर मोदी जी के बजाय आप लोग इस देश की जनता की चर्चा करते, अब तक जनता इन समस्याओं से जूझ रही है। मैंने रोड शो भी किया, रोड प्रदर्शन भी किया है और मैं हमेशा जनता साथ खड़ा रहा हूँ, जनता सुनती। आप अपनी गाथा गाते गाते मंच पे भी आए, वहीं अपने गाथा गा रहे हैं। जो आरपी जी कह रहे थे, अरे पीआईएल दाखिल कीजिए आप, अगर भ्रष्टाचार के आकट में भारतीय जनता पार्टी को एमपी एमएलए डूबा हुआ है तो आप पीआईएल करा दीजिए। नेताजी के खिलाफ ही पीआईएल हुई थी, क्यों नहीं हो सकती? मैं ये ऑब्जेक्ट करता हूँ, पीआईएल नहीं होती है इस संबंध में, भ्रष्टाचार पे पीआईएल नहीं। तो मुलायम सिंह पीआईएल कैसे हुई थी बताइए? चतुर्वेदी जी ने किया था, चतुर्वेदी ने कैसे पीआईएल जांच की बताइए? कानून पढ़ के आइए। नहीं, हमें तो होता ना जानकारी हो, मैं लीगल नहीं हूँ। हाँ तो लेकिन आप ये बताइए, मुलायम सिंह जी की जांच जो हुई थी, चतुर्वेदी जी ने कंप्लेंट किया था, कोर्ट माध्यम से हुई थी। तो नंगा कर रही है। आप कैसी बात करते हैं कि अरे न्यायालय न होता तो नेता बेच खाते इस देश को। मैं न्यायालय को नमन करता हूँ। अरे इतिहास कमजोर है। नहीं, इतिहास कमजोर कितने विपक्ष दिल्ली में बैठे रो रहे हैं, मेरा इतिहास कमजोर नहीं, कितने विपक्ष रो रहा बैठा, ये मेरा अनुभव कमजोर है। अरे भाई, कांग्रेस के अलावा आप इतने वरिष्ठ हैं पांडे जी, आप ऐसी बात करते हैं कि मेरा अनुभव कमजोर है। ये जो अधिक रही सामने, कोई कह रहा मेरा हस्बैंड जेल में है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कह रहा आप कहेंगे कि इसके पहले चंद्रशेखर जी, बीपी सिंह, अटल बिहारी चंद्रशेखर जी का भी देखा, देश का सोना गिरवी हो गया। बताइए, ये पत्रकार है, ये कह रहे हैं कि देश खाते देश को नेता, और उस नेता में ये सारे प्रधानमंत्री है, ये अटल जी को चोर किया है, ये अटल जी को चोर कर रहा है, चंद्रशेखर को चोर कर रहा है, बीपी सिंह को चोर कर रहा है, बीपी सिंह को चोर कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता करो। ये न्यायाधीश बैठे हैं, जो बड़े न्यायाधीश हैं। देखिए, पत्रकारिता करिए। मेरी बात, अगर बेच नहीं खाए 5,000 रुपए जेल, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो नेता जयप्रकाश जी ये मानेंगे ना भाई, अदालत तो है ही सर्वोच्च भाई। कोई न्यायाधीश है हमारे?
या कोई IAS IPS आपको बताइए वो तो लीगल आपको नहीं, मुझे नहीं, कई ऐसे घटनाएं हुई हैं। लालू जी चारा घोटाले में जेल गए पांडे जी। कोई विशेषज्ञ मैं नहीं नहीं, तो हूं। वो PIL एक- सीमा बता रहा है, आपको सुनना चाहिए। आप ला विशेषज्ञ तो है नहीं। अरे मैं लायर भी हूँ। मैं आप क्या सुना बोल रहे रहा हमारे हूं? बारे में? लायर हूँ बात मैं। कर लीजिए। जयप्रकाश जी, बता जयप्रकाश जी, दीजिए, जयप्रकाश जी, लीगल कई स्टेटस ऐसे मुद्दे हुए हैं लालू भाई जी सियासत में, न्यायाधीश हैं क्या? जिसमें जनहित बताइए। याचिका दायर हुई है, एक नहीं है, कई ऐसे अरे मुद्दे बात सुन लीजिए मेरी। हैं, चाहे वो जनहित टेनी का याचिका मामला हो में या ही तमाम छुपा ऐसे हुआ मुद्दे है। रहे संजय जी, हैं। कई IAS अफसरों के खिलाफ संजय जी, PIL दाखिल हुई और जनहित जांच कोर्ट ने याचिका करवाई। में छुपा है, वो प्रदीप याचिका शुक्ला जी का केस जो कैसा था जन से बताइए? संबंधित हो। PIL के माध्यम से फंसे। ये तर्क नहीं है कि केवल सरकार ही कर सकती है, ऐसा आप नहीं है। मैंने सुन लीजिए, भ्रष्टाचार संजय जी के सुन आकंठ में लीजिए। डूबा जी। हुआ व्यक्ति जनहित कैसे याचिका वक्त कम है, वक्त कम है। हाँ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, जो स्वयं डूबा होगा ठीक वो है। जानता है रविंद्र जी न्यायालय कुछ में कहना न्याय चाह रहे हैं। होगा। रविंद्र जी जल्दी जल्दी। मैं ये कह रहा हूं सर कि जनहित याचिका का नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। वो याचिका जो जन से संबंधित हो, जब आप जनहित याचिका लेके जाते हैं तो जज साहब पूछते हैं कि जनता से कैसे जुड़ी। अगर आप भाई, नहीं बता जनता पाते हैं तो 10 जनता की गाड़ी कमाई लूटने वाला तो कोई होगा ही ना। चलिए, वक्त हमें यहीं तक इजाजत देता है। फिलहाल सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहस काफ़ी गर्मा गर्म हो गई, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा। चुनावी माहौल इसी को कहते हैं, चाहे वो NDA की ओर से हो या इंडिया गठबंधन की ओर से। लेकिन एक बात तो तय है कि ये तय करना पड़ेगा कि मोदी की गारंटी का जो नारा चल गया है, इंडिया गठबंधन को भी एक ताकतवर नारे के साथ जनता के बीच जाना होगा, जिससे ये चुनावी माहौल काफ़ी दिलचस्प हो और चुनावी जो घमासान है वो दिलचस्प हो। जनता को अपने साथ करने की आवश्यकता है। इस ओर भी विपक्षी दलों को ध्यान देना पड़ेगा, न कि सिर्फ अपने रोने से जनता के मुद्दे अगर मंच पर नज़र नहीं आएंगे तो जनता शायद उनका साथ देने से इतरा सकती है, कतरा सकती है, उनसे दूरी बना सकती है। कुल मिलाकर इस तरह के माहौल में इस तरह की चर्चा का दौर लगातार जारी रहेगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। प्राइम टीवी के दर्शक बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया। मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा ले आया हूँ, तो एज ए 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।